हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब हम लोग हमारा डिसिप्लिन 6 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एथिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे डिसिप्लिन 4 जो था फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी का यूनिट 1 ऑलरेडी चैनल यूट्यूब यूट्यूब चैनल डीमिस्टिफाइड पर कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्दी मैं एथिक्स का भी यूनिट 1 भी खत्म कर दूंगी। तो चलिए हम पहले एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली यूनिट 1 में हमारे पास नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी है जो कि हम लोग विलियम लिली के बुक से पढ़ेंगे एंड देन वी आल्सो हैव कल्चरल रिलेटिविज्म जो कि हम रेचल की द एलिमेंट्स ऑफ मॉरल फिलोसफी। तो बेसिकली यूनिट 1 के लिए हमें इन 2 बुक्स को रेफर करना है। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर यूनिट 1 नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा सिंपल सा कोर्स है। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। नेचर ऑफ एथिक्स प्रोविजनल डेफिनेशन। देखिए, ऑर्डिनरी कॉन्वर्जेशन में हम अक्सर ऐसे कमेंट्स सुनते हैं कि यार उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये अच्छी बात है कि हमें हमारी नेबर्स की पड़ोसियों की हेल्प करना चाहिए, यार वो तो बहुत अच्छा इंसान है, यार उसका तो कैरेक्टर बहुत बेकार है, वो इंसान अच्छा नहीं है, यार उसकी क्या गलती, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलना जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे हम कितने सारे सेंटेंसेस सुनते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं या सुनते हैं तो दे आर फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रडिक्टेड बाय समवन हियरिंग देम एंड दिस बाय इटसेल्फ सजेस्ट दैट दे आर नॉट एज सिंपल एज एट फर्स्ट साइट दे अपीयर टू बी। तो हम जब ऐसे सेंटेंस सुनते हैं हम देखते हैं कि जो ये बोल रहा है वो खुद भी कई बार उसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए देखते हैं। हम बोलते हैं कि यार नहीं मैं तो झूठ नहीं बोलती, हमेशा मैं तो सच बोलती हूँ। बताइए क्या पॉसिबल है? क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? नो, वी डोंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बात कि आई एम डायरेक्टली टीचिंग फ्रॉम द बुक। देखिए, मेरे पास और तरीके हो सकता है, मैं नोट्स के तरीके से आपको पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन आई प्रेफर टीचिंग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। नोट्स से ज्यादा मैं बुक पर रिलाई करती हूँ एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम थिंग, रीड द बुक अगेन एंड अगेन। नोट्स बनाने से, नोट्स जो होता है वो पता है किन के लिए होता है? फॉर द लास्ट मिनट पीपल। नोट्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है, कुछ कारण की वजह से वो पहले नहीं पढ़ पाते हैं। वी हैव टाइम, अभी वी स्टिल हैव टाइम फॉर आवर एग्जामिनेशंस। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो एथिक्स का सिलेबस कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ये हम लोग सेमेस्टर 2 ऑफ बीए फिलोसफी ऑनर्स का कर रहे हैं। ओके, राइट। तो अगर एक फ्रेंड हमारे स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री करता है कि जैसे आपने बोला कि स्मिथ एक बहुत अच्छा इंसान है और दूसरे ने बोला कि नहीं, ऐसा किसने बोला कि स्मिथ अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो 2 रीजंस की वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। पहला कि हो सकता है कि उसे स्मिथ के बिहेवियर के बारे में कोई ऐसी चीजें पता है जो आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने स्मिथ को किसी को मारते हुए देखा था और आपने नहीं देखा, तो आपको लग रहा है कि स्मिथ अच्छा इंसान है लेकिन उसने बोला नहीं अच्छा नहीं है। या दूसरा ये हो सकता है कि माई फ्रेंड एंड आई बोथ नो द सेम फैक्ट्स अबाउट स्मिथ। एक तो ये हो गया कि आपको स्मिथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको और आपके फ्रेंड को स्मिथ के बारे में सब कुछ पता है लेकिन फिर भी आप उसको गुड कह रहे हो। क्यों? और आपका फ्रेंड उसको बैड कह रहा है। अब जब हम ऐसे वर्ड्स गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, इन जब वर्ड्स का यूज करते हैं तो इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जब तक हम उनके कोई एक जनरल एग्रीमेंट पे नहीं आते कि एक जनरल एग्रीमेंट के क्या इसका हम यहाँ पर ये मीनिंग ले रहे हैं, तब तक गुड और बैड बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज हो सकता है। और इसीलिए हम लोग आप और आपके फ्रेंड स्मिथ के बारे में एक ओपिनियन ना रखो। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो स्मिथ गुड है और आपका फ्रेंड बोल रहा है स्मिथ बैड है, लेकिन गुड एंड बैड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो यही है जिसके बारे में एथिक्स में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। हमने बोला कि दिस इज राइट। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि स्टीलिंग इज नॉट राइट, स्टीलिंग इज अ रॉन्ग थिंग। तो ये रॉन्ग, ये राइट, व्हाट इज दिस? हु लेबल्ड दीज थिंग्स एज राइट एंड रॉन्ग? हमें ये सिखाया जाता है कि यार मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, ये सही चीज होती है। हु सेड दैट? this is a right thing, we ought to do this is our duty। ये सब ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट्स और एथिक्स में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और वो सही क्यों है, वो गलत क्यों है। अब आप बताइए कि आपको दिख रहा है कि अच्छा
मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक आदमी भाग के गया कि आपसे, मतलब एक आदमी आपके सामने से भाग के गया, आपको कहता है कि प्लीज कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं मुझे मारने के लिए, तो आप मुझे बचा लो। ठीक है, वो भाग के आपको पता है कहाँ पर छुपा हुआ है, कहाँ पर है ना। वो पीछे से कुछ 4-5 लोग आते हैं, बोलते कहाँ है बताओ, वो आदमी कहाँ है, हमें उसको मारना है। व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? उस सिचुएशन में जो हमें सिखाया जाता है कि वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, उस सिचुएशन में आप अगर सच बोलोगे तो क्या वो एथिकली करेक्ट है? क्या आपका वहां पर सच बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस इंसान की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप जान बचाते हो तो आप झूठ बोलते हो, यू आर लाइंग। तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। दे आर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट जो कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से राइट और रॉन्ग बदलता रहता है ना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस, जो सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है उसमें झूठ बोलना विल बी द करेक्ट थिंग, क्योंकि आप वो एथिकली करेक्ट है क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हो। So there are many such arguments, such dilemmas and such questions about ethics, और हम वही चीज डिस्कस करेंगे। Okay, what is the true meaning of words such as good, right and odd? जो हम इतने commonly आजकल यूज करते हैं, वो तो अच्छा है वो बुरा है, इसका मतलब क्या होता है? जब हम एक अग्रीमेंट पे आते हैं, जैसे कि इन वर्ड्स के मीनिंग पे कि गुड का मतलब ये है, बैड का मतलब ये, राइट का मतलब ये, तो फिर और दूसरे और क्वेश्चन अराइज होके आते हैं। हो सकता है कि it is possible for us to know whether Smith is good or bad. We may ask on what ground should give up those activities which we have agreed to call bad. अब चलो मान लिया कि हमने गुड और बैड की डेफिनेशन बना ली। अब बैड में मतलब अब स्मिथ को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो बैड ना हो, वो गुड हो, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आनी चाहिए जिससे वो बैड लेबल हो रहा है, जिससे वो गुड लेबल हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से ये सारे सिमिलर क्वेश्चन जो है वो एथिक्स का स्कोप है। हम एथिक्स में यही सब पढ़ते हैं। हम एथिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन सोसाइटीज, अ साइंस व्हिच जजेस, अब मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ। We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies, a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way. हम ethics को यहाँ पे क्या चीजें बोल रहे हैं? सबसे पहली चीज, it's a science, और साइंस में सेकेंड पॉइंट कौन सा साइंस है? नॉर्मेटिव साइंस। एंड थर्ड, ये नॉर्मेटिव साइंस क्या करता है? कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को जज करता है। कंडक्ट, ह्यूमन बीइंग्स कंडक्ट क्या कर रहे हैं उसको ये जज कर रहा है। तो अब हम इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले कि एथिक्स साइंस है, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि एक साइंस क्या होता है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ समथिंग। जब हम मोर और लेस कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, इवेंट के बारे में, तो साइंस का सबसे यहाँ पर एथिक्स को हम साइंस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। देखिए, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ऑर्डिनरी नॉलेज से डिफर करती है। कैसे? कि साइंस जो है वो हमेशा एक चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज देती है, ऐसे पार्शियल होके कुछ भी वो नहीं बोलती कि अच्छा हमें एक उसके बारे में एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक पता चला और वही उसकी हो गई। नो, इट फर्स्ट एनालाइजेज इट कम्प्लीटली और उसके बाद वो साइंस का हमेशा जजमेंट पास होता है। ठीक है? तो यू नो, नो साइंस, ऑफ कोर्स, ऑल्दो इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज नो साइंस इज परफेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। कोई भी हम चीज को 100% तरीके से नहीं जान सकते, बट एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी नॉलेज, ऑर्डिनरी मैन्स नॉलेज, ठीक है, साइंस जो है वो अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक है एक्सपीरियंस और एक है साइंस। आप साइंस के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। साइंस के हिसाब से ईटिंग पिज्जा इज अनहेल्दी, ठीक है, और एक है दैट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ईटिंग पिज्जा इज अनहेल्दी। ठीक है, दोनों चीज एक कह रही है, लेकिन यहाँ पे साइंस को हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। उस साइंस में हमने सब कुछ पढ़ा है, अच्छा जंक फूड के अंदर या जो भी पिज्जा है उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने कार्ब्स होते हैं, इतने फैट्स होते हैं, ये क्यों बुरा है? एक एक्सपीरियंस बोलेगा कि बस बुरा है। एक बार एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने पिज्जा खाया, उसका पेट खराब हो गया तो बस वो बुरा हो गया। लेकिन साइंस आपको विद फैक्ट्स कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो हम सबसे पहले एथिक्स को एक साइंस लेबल कर रहे हैं कि एथिक्स इज अ साइंस, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कंडक्ट है। हम सिस्टमैटिकली इसमें स्टडी करते हैं।
Scientist may leave out details that he knows in order to give a simpler and clearer presentation of the important connections of the facts which he studies. Connections. तो हो सकता है कि साइंटिस्ट कई बार कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छोड़ दे, उनको कवर ना करे, बट स्टिल साइंस इज अ मोर सिस्टमैटिक स्टडी देन एनी अदर नॉलेज. एक पीस ऑफ नॉलेज को हम तब तक साइंटिफिक नहीं बोल सकते जब तक एक ऐसे इंसान अप्रूव ना कर दे जिसने उस चीज में उसको लर्न करा है, उसको प्रैक्टिस करा है. जैसे कि एक साइंटिस्ट आप मान लो किसी फील्ड में, जब तक वो उसको अप्रूव ना करे तब हम किसी भी चीज को साइंस नहीं कह सकते. जैसे एक मेडिसिन में जो भी नए क्योर्स आते हैं, जो भी नए सोल्यूशन मतलब बीमारियों के आते हैं, हम उनको तब तक साइंटिफिक नहीं बोल सकते जब तक डॉक्टर उसको अग्री नहीं करता है. जब तक डॉक्टर नहीं बोलता कि हाँ ये इस चीज का क्योर है, ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, इसमें ये कर लो, उसमें वो कर लो, लेकिन हम उसको साइंटिफिक तब बोलेंगे जब कोई डॉक्टर, केपेबल डॉक्टर, वेल नोन डॉक्टर्स उसके साथ अग्री करेंगे. ठीक है. फाइनली एक और चीज हम ये कि साइंस का जो स्फीयर है, इट इज लिमिटेड टू वन सेट ऑफ फैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स. No science deals with all the facts known about the universe. To deal with the universe as a whole is a work of metaphysics or philosophy, which is not a science. तो साइंस जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर सेट एंड फैक्ट्स के बारे में बात करता है, सभी चीजों के बारे में नहीं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यही बात हो रही है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल इफ साइंस में कैंसर की बात हो रही है तो हम लोग कैंसर तक उसको अपना वो रखेंगे. वी वोंट टॉक अबाउट अच्छा पिछले जन्म में ऐसा हुआ था इसलिए ये बुरे कर्म किए थे, नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नो, ये सब फिलोसफी का स्फीयर है, ये मेटाफिजिक्स का स्फीयर है जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं. साइंस में भी ओनली स्टिक टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. हर साइंस का एक पर्टिकुलर स्फीयर होता है. बॉटनी जो है वो प्लांट्स के साथ डील करता है, साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन माइंड या माइंड के साथ डील करता है, एंड सिमिलरली एथिक्स जो है वो ह्यूमन कंडक्ट के जजमेंट के साथ डील करता है. सो साइंस का हमने बारे में क्या पढ़ा कि पहली चीज, साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है जो किसी टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज देती है, एंड थर्डली कि वो उस पर्टिकुलर चीज को स्टिक के साथ रहती है. It doesn't go beyond its sphere. It's fair, okay? साइंसेस जो कि लेबोरेटरीज में पढ़ते हैं. अब यहाँ पर हमने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एथिक्स इज ए साइंस, तो हमने साइंस को डिफाइन कर दिया व्हाट इज अ साइंस. हम क्यों एथिक्स को साइंस बोल रहे हैं. अब हम एथिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस बोल रहे हैं. व्हाट इज अ नॉर्मेटिव साइंस, उसके लिए हमें पॉजिटिव साइंस समझना पड़ेगा. देखिए, जिन साइंस को यानी जिन स्टडीज को हम लोग लेबोरेटरीज में पढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव या पॉजिटिव साइंसेस. जो पॉजिटिव साइंसेस है वो एक ऑब्जेक्ट या फिनोमेना को जैसे हम देखते हैं, जैसे हम उसको परसीव करते हैं, हम उस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं. ओके, सो इन अ पॉजिटिव साइंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जजिंग इट्स ऑब्जेक्ट इन एनी वे. हम पॉजिटिव साइंसेज में कभी भी उसको जज नहीं करते. जैसे बॉटनी में आपको, या बॉटनी में या फिर जूलॉजी में जो एनिमल्स के बारे में कोई नहीं बोलेगा कि यार फिश तो गंदी एनिमल होती है, लायन अच्छा एनिमल है. नो, क्योंकि पॉजिटिव साइंसेज कभी भी जजमेंट नहीं करते. गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट, दिस दैट, नहीं. पॉजिटिव साइंसेज में कभी भी जजमेंट नहीं होता है. ठीक है. जैसे कि अगर एक बॉटनिस्ट बोलेगा यार ये प्लांट तो अच्छा नहीं है, ये प्लांट तो सुंदर नहीं दिखता, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे. वो एक पॉजिटिव साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि बॉटनिस्ट का काम नहीं है ये डिस्क्राइब करना कि प्लांट अगली है कि ब्यूटीफुल है. साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक ह्यूमन के मेंटल उसको डिफाइन करता है. वो ये नहीं बोल सकता कि यार ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है. नो, उसका काम है सिर्फ आदमी के मेंटल प्रोसेसेस को डिफाइन करना है, मेंटल प्रोसेसेस को लेबल करना है. ओके, उसका ह्यूमन माइंड के कंडक्ट से, गुडनेस या बैडनेस से लेना देना नहीं होता है. ठीक है. तो एक तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव साइंस कि विच हैज नो स्कोप ऑफ जजमेंट. हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, उसी के ऊपर हम वर्क करते हैं. वी डोंट जज. नाउ दूसरे टाइप का होता है इज ए नॉर्मेटिव साइंस. वो नॉर्मेटिव साइंस जो है, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स के साथ डील नहीं करते. नॉर्मेटिव साइंसेस में हम लोग उसको सिस्टमैटिकली और कंप्लीटली रूल्स, नॉर्म्स, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जज करते हैं कि अच्छा ये ह्यूमन ने सर्टेन रूल्स बनाए हैं, सर्टेन क्राइटेरिया बनाए हैं, उस बेसिस पर जो भी आप हमारे पास फैक्ट्स आए हैं, अब हम उस फैक्ट्स को जज करेंगे. हम डायरेक्टली उन फैक्ट्स को एज इट इज ना लेके हम अपना जजमेंट उसमें ऐड करते हैं. Those are known as normative science. जैसे कि हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं. एस्थेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग आर्ट को जज करते हैं, परसेप्शन को जज करते हैं.
यू नो इफ समथिंग इज ब्यूटिफुल, समथिंग इज अगली, म्यूजिक अच्छा है, अच्छा नहीं है. लॉजिक जो है हम उसमें स्टेटमेंट्स को जज करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, क्या है. उसी तरीके से एथिक्स में हम लोग कंडक्ट का जजमेंट करते हैं, वेदर ए ह्यूमन कंडक्ट, वेदर एन ह्यूमन एक्शन इज राइट और रॉन्ग. तो नॉर्मेटिव साइंस जो है वो एक तो पॉजिटिव साइंस से कैसे डिफर करता है. फर्स्ट, नॉर्मेटिव साइंसेस जज, पॉजिटिव साइंसेस हैव नो स्कोप ऑफ जजमेंट. एक और डिफरेंस दोनों के बीच में होता है कि नॉर्मेटिव साइंसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स हमें डिफाइन नहीं करते जिससे हमें उसको जज करना है. दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड विद द वैलिडिटी और ट्रूथ ऑफ दी स्टैंडर्ड्स. ऐसा नहीं है नॉर्मेटिव साइंस में कि हमने बस एक स्टैंडर्ड बना दिया, उसी बेसिस पे हम जज कर रहे हैं. हम लोग उस स्टैंडर्ड को भी, उस स्टैंडर्ड की वैलिडिटी और ट्रूथ को भी एनालाइज करते हैं. जैसे कि एथिक्स में हमें सिर्फ इट इज नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द रूल्स बाय विच मेन हैव टेस्टेड देयर कंडक्ट, such as the 10 commandments of the Hebrews. We also ask in ethics why these rules are valid. ठीक है, जो हिब्रूज में, हिब्रू एक लैंग्वेज है, उसमें जो 10 कमांडमेंट्स है उससे पता चल, मतलब वो 10 कमांडमेंट्स बेसिकली आप समझ लीजिए कि मैन की वो बताता है कि अच्छा दीज आर द थिंग्स दैट मैन शुड डू और शुड नॉट डू. तो हम लोग सिर्फ उस 10 कमांडमेंट्स के बेसिस पे मैन का जजमेंट नहीं करते कंडक्ट का. हम लोग उस 10 कमांडमेंट्स की वैलिडिटी को भी क्वेश्चन करते हैं कि ये जो 10 कमांडमेंट्स दिए गए हैं क्या ये सही है, क्या हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. करेक्ट. सो अभी तक आपको इजी लग रहा होगा. इफ एनी अदर डाउट यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो. सॉरी. तो अब हमने एथिक्स को एज अ साइंस डिफाइन करा. साइंस क्या होता है हमने सबसे पहले वो भी डिफाइन करा, फिर नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस क्या होता है वो डिफाइन करा. सो एथिक्स को एज अ नॉर्मेटिव साइंस ऑफ कंडक्ट डिफाइन करा गया. अब हमने साइंस डिफाइन कर लिया, नॉर्मेटिव साइंस डिफाइन कर लिया. अब हम लोग करेंगे व्हाट इज कंडक्ट. तो कंडक्ट इज द कलेक्टिव नेम फॉर वॉलंटरी एक्शन. आप समझ होंगे कि अभी हम लोग एथिक्स की डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं एंड एक एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने अगर एथिक्स को एक साइंस, नॉर्मेटिव साइंस बोले तो सबसे पहले वो साइंस क्यों है, फिर वो नॉर्मेटिव साइंस क्यों है. अब हम बात करें, क्योंकि एथिक्स होता है कंडक्ट का जजमेंट, ह्यूमन के एक्शंस का जजमेंट. हम उसको जज कर रहे हैं वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड. तो पहली बात, तो कंडक्ट क्या होता है. So conduct is the collective name for voluntary actions. Voluntary क्या होता है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को डेली लाइफ में गुड बैड हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं. वी स्पीक फॉर एग्जाम्पल ऑफ गुड वाइन एंड बैड लक. ह्यूमन बीइंग्स हम बोलते हैं कि अच्छा ये गुड लक है, ये बैड लक है, ये गुड वाइन है, बैड वाइन है. तो वर्ड्स जैसे गुड और बैड जो है हम बहुत ही एम्बिग्युअसली यूज करते हैं. एम्बिग्युअसली मतलब हम उसको एक डेफिनेटिव उसमें यूज नहीं करते वे में, उसको हम कहीं पर भी कई तरीके से फिट कर देते कॉमन स्पीच में. इट्स नॉट रॉन्ग, बट मैं आपको बता रही हूँ कि गुड एंड बैड का यूसेज बहुत कॉमन है. इट्स अ गुड ड्रेस, इट्स अ बैड ड्रेस. नो, व्हाट इज गुड ड्रेस एंड व्हाट इज बैड ड्रेस. हम एक तरफ बोलते हैं गुड ह्यूमन बीइंग, एक तरफ बोलते हैं गुड ड्रेस. हाउ आर वी यूजिंग द सेम वर्ड फॉर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. एक single science may be required to deal with them in all their various meanings and to distinguish these meanings from one another. And such a science is sometimes called axiology or the science of values. तो सिर्फ गुड एंड बैड के डिफरेंट मीनिंग्स को समझने में और स्टडी करने में ही हमें एक पूरी की पूरी अलग साइंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका हम इतना यूसेज करते हैं, इतनी कॉमनली और इतने अलग अलग मीनिंग्स के साथ. एंड ऐसे साइंस को कई बार कहा जाता है एक्सियोलॉजी और द साइंस ऑफ वैल्यूज. तो हम बाद में देखेंगे कि एक एथिकल थ्योरी का कहना ये है कि जब हम किसी एक्शन को राइट या गुड कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका जो रिजल्ट आया है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस आया है, वो इट इज गुड इन वन ऑफ द वेरियस सेंसेस ऑफ गुड. आप समझ रहे हैं कि एक तरीके से कैसे एक एथिकल थ्योरी ने डिफाइन करने की कोशिश करेगी. जब हम कह रहे कि दिस वाज अ गुड एक्शन, दिस इज अ गुड थिंग दैट यू डिड, तो हम उस चीज को, उस एक्शन को गुड कैसे कह रहे हैं कि अगर उसका रिजल्ट गुड निकल के, कि हम गुड का जितना भी यूसेज जितने अलग अलग मीनिंग में करें उनमें से किसी एक सेंस में भी वो गुड उसका निकल कर रिजल्ट आया है, तो एक तरीके से हम ऐसे भी उसको वो करते हैं. और अगर इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं तो अ स्टडी ऑफ एथिक्स वुड रिक्वायर टू बी कंप्लीटेड बाय अ स्टडी ऑफ एक्सियोलॉजी. तो अगर हम एथिक्स को ऐसे बोलते कि अच्छा गुड का मतलब ये कि उसका रिजल्ट गुड निकल के आया, तो फिर एथिक्स के साथ साथ हमें एक्सियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, वैल्यूज भी पढ़ने पड़ेंगे कि अच्छा उसका फिर वो रिजल्ट सही आया कि नहीं आया. लेकिन
इट विल कीप थिंग्स मोर क्लियर अगर हम लोग एथिक्स को टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट तक ही छोड़ दें। एक्सियोलॉजी, वैल्यूज वगैरह में अगर हम लोग अभी तक ना पढ़े, ना हम उसको करें तो ठीक है। कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड दोज ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। समझ रहे हैं, हमने सबसे पहली चीज में बोला कि कंडक्ट का मतलब होता है वॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हम अपनी मन से कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है। अब जैसे एक्शन जैसे कि द बीटिंग ऑफ द हार्ट, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस है। हम जो माइंड में सोच रहे हैं, जो थॉट्स आ रही है, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस है। हम इनको अपने कंट्रोल में नहीं, हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते कि आज मैं चाहूँ कि मेरा हार्ट 10 मिनट के लिए बीट ना करें, तो आई कैन नॉट डू दैट। इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। एक वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होता है कि अगर एक आदमी चाहे तो वो उसको दूसरी तरीके से कर सके, मतलब उस एक्शन के ऊपर एक पर्सन का कंट्रोल हो। मैं चाहूँ तो 10 मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकती हूँ, मैं इसको अलग, या फिर मैं चाहूँ तो मैं लंबी लंबी सांसें ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो छोटी छोटी गहरी सांस ना लेके छोटी छोटी सांस ले सकती हूँ। सो दैट विल बी अ वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन मतलब कि अगर एक पर्सन चाहे तो उसको एक अलग तरीके से कर सकता था, मतलब उस पर्सन के पास वो फ्रीडम है कि वो उस एक्शन को अपनी तरफ से चेंज कर सकता था। ठीक है। वॉलंटरी एक्शन में सभी विल्ड और वोल्यूशनल एक्शंस आते हैं, विच देयर इज अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ विलिंग, लाइक द एक्शन ऑफ अ स्टूडेंट मैट्रिकुलेटिंग इन अ यूनिवर्सिटी। तो हम कंडक्ट में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस को पढ़ते हैं उसमें एक विल आता है, एक विलिंग आती है कि हम हमारी इच्छा से, हमारी मर्जी से वो चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी सांस लेने का एक्शन वो एग्जाम्पल बता, तो ब्रीदिंग इज अ वॉलंटरी एक्शन, हम हमारे कंट्रोल में उसको कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एज अ प्रोसेस ऑफ विलिंग नहीं ले रहे, हम हमारी इच्छा से सांस नहीं ले रहे, हमें सांस लेना पड़ रहा है बिकॉज इट इज कीपिंग अस अलाइव, राइट। देखिए, जैसे वॉलंटरी एक्शन ऑल्सो इंक्लूड सर्टन एक्शंस वेयर देयर मे बी नो कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ विलिंग एट ऑल, कि हम उसको चाह कर भी अलग तरीके से या रोक नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सांस लेना। A habitual action like a child sucking of his thumb or even a reflex action like blinking in a strong light may be voluntary, although the doer of these actions may not be thinking about them at all. तो हम लोग कभी नहीं सोचते अच्छा मैं सांस ले रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, नो। या फिर मैं आंखें झपका रही हूँ, पलक झपका रही हूँ। ब्लिंकिंग, ब्रीदिंग, ये सब वॉलंटरी एक्शंस है। मैं चाहूँ तो 10 मिनट तक आंखें बंद कर लूँ तो मैं पलक ना झपकाऊँ, लेकिन ये सारे एक्शंस जो है हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, वो जस्ट हमसे हो जाते, दो वो हमारे कंट्रोल में है बट हम उनके बारे में कॉन्शियस लेवल पर सोच नहीं रहे हैं। तो हम ह्यूमन कंडक्ट में ऐसे एक्शंस को नहीं पढ़ते हैं, हम ऐसे एक्शंस को पढ़ते हैं जिनको अगर हम चाहे तो अलग तरीके से कर सकते थे, जिनको हम कॉन्शियस लेवल पर सोच कर करते हैं। जिन एक्शंस को हम कॉन्शियस लेवल पर सोच कर करते हैं उन वॉलंटरी एक्शंस की हम लोग कंडक्ट में स्टडी करेंगे फॉर एथिक्स। ठीक है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या बोलते हैं, कुछ गलती करने के बाद वो कहते हैं अरे यार मैंने ये जानबूझकर नहीं करा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। सो दैट इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन फॉर एथिक्स इज नॉट वेदर सच एन एक्शन वाज डेलिबरेटली विल्ड बट वेदर द डूअर कुड हैव प्रिवेंटेड इट बाय टेकिंग थॉट अबाउट इट। तो अब एथिक्स में, इस एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि अच्छा वो इस इंसान ने वो जानबूझकर करा कि नहीं करा, नहीं। एथिक्स में हम लोग ये सोचते हैं कि क्या वो इंसान उसके बारे में सोचकर उस एक्शन को बदल सकता था। यस, कर सकता था। आप मान लीजिए कि कई बार रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि किसी ने हमें मारा तो हम लोग रिफ्लेक्स में अपनी प्रोटेक्शन में उसको भी मार देते हैं। ओके, सेल्फ सर्वाइवल या सेल्फ प्रोटेक्शन में इस तरीके से होता है। अब एथिक्स में हम लोग ये नहीं पता कि यार हमने जानबूझकर मारा कि बस हमसे हो गया, उसके ऊपर हाथ उठ गया। नो, एथिक्स में हम लोग डील करते हैं कि अगर हम उसको 2 मिनट सोचते हैं, अगर हम 2 मिनट सोचते तो क्या हम सामने वाले को मारने से अपने आप को रोक सकते थे? यस। सो दैट इज व्हाट एथिक्स डील्स विद। तब हम एथिक्स फिर उसमें जज करेंगे कि हाँ, अगर हम 2 मिनट रुकते, 2 मिनट सोचे तो हम इसको रोक सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। सो दैट विल बी द एक्शन दैट विल बी जज्ड एज राइट और रॉन्ग। ओके। अगर वो इंसान उस एक्शन को रोक सकता था तो एक्शन को हम जज कर सकते हैं। कंडक्ट में इनवर्ड एक्टिविटी जैसे मोटिव्स एंड डिजायर्स और आउटवर्ड एक्टिविटी जैसे स्पीच और मूवमेंट भी आते हैं। ठीक है। और ये भी एथिक्स की स्फीयर में डील करते हैं।
आउटवर्ड एक्टिविटी, जैसे किसी ने मुझ पे चिल्लाया तो मैं भी चिल्ला के बोल दी उसके ऊपर, मैंने भी उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। अब ये मे भी मेरा रिफ्लेक्स एक्शन था कि क्योंकि उसने चिल्लाया तो मैंने उसको बिना मतलब सोचे समझे एकदम चिल्ला दिया। मैं बोल सकती हूँ कि यार मुझे एकदम से गुस्सा और मैंने एकदम ऐसे कर दिया, मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन क्या मैं उसके ऊपर 2 मिनट सोच सकती थी? यस। अगर मैं 2 मिनट रुकती फिर रिप्लाई करती तो शायद मैं अपना चेंज कर सकती थी, जरूरी नहीं था कि मैं चिल्लाऊं ही सही। सो दैट विल बी द एक्शन जो हम एथिक्स में डील करेंगे। हम लोग बहुत इजीली भूल जाते हैं कि commonly think of these as causing outward bodily movements that we forget that they too are activities and liable to be judged good or bad. तो हम लोग कई बार आउटवर्ड मूवमेंट्स को भूल जाते हैं कि एथिक्स में हम इनको भी जज करते हैं। हमारी जो प्रोविजनल डेफिनेशन है इसने हमें एथिक्स में हम बात करते हैं जब कंडक्ट की, तो इस डेफिनेशन में हमने कहा है कि एथिक्स इज द जजमेंट ऑफ कंडक्ट। तो इसमें हम लोग एथिक्स में जब कंडक्ट की बात करें हमने उस कंडक्ट को लिमिट करा है 2 तरीके से। अब कैसे लिमिट करा है देखिए। हम एथिक्स में जब कंडक्ट की बात करते हैं हमने उस कंडक्ट को 2 तरीके से लिमिट कर दिया। सबसे पहला लिमिटेशन हमने ये करा है कि हम लोग कंडक्ट में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट की बात करते हैं एंड नॉट ऑफ द लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स मतलब अब हम मान सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक डॉग की लॉयल्टी उसके मास्टर के लिए है ना, कि डॉग अपने मास्टर को लेकर बहुत लॉयल है, कि हम कह सकते हैं कि यार इसको भी जज कर सकते हैं, ये भी गुड एंड बैड में कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट are so far from agreeing as to whether any of the actions of the lower animals are voluntary in the sense given to this word in the last paragraph that it would be unwise to add to our complications by including animal activities within the limits of our subject. तो हम लोग अब डॉग मास्टर को लेकर बहुत लॉयल है, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि डॉग्स कैसे अपने मास्टर से प्यार करता है और कोई दूसरा उनके मास्टर को हर्ट करने की कोशिश करता है तो डॉग बार्क करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो हम इसको भी जज कर सकते हैं एथिक्स के उसमें। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आता है कि साइकोलॉजिस्ट अभी तक इस बात पे अग्री नहीं कर पाए हैं कि डॉग का ये जो एक्शन है, ये जो लॉयल्टी है, ये वॉलंटरी एक्शन है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट इट इज डाउटफुल वेदर इट इज अ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन, कि डॉग्स ऐसा अगर चूज करे तो वो इसको नहीं भी कर सकते थे, ऐसा कुछ हो सकता था। इस चीज को लेकर देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए हम लोग एनिमल्स एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर इफ दैट एक्शन वाज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। एक और लिमिटेशन हम लोग कंडक्ट में लगाते हैं वो है एथिक्स, confining ethics to the study of conduct of human beings living in societies, कि एक ह्यूमन बीइंग जो एक सोसाइटी में रह रहा है हम उसी के कंडक्ट को जज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मॉरलिस्ट है would indeed go further and hold that the standards of ethics only apply to the relations of men with one another. The conduct studied in ethics is not only conduct done in a society but conduct that affects some other member or members of that society. तो इसको एक लिमिटेशन तो हमने कर दिया एनिमल्स। दूसरा लिमिटेशन एक और है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो सोसाइटी में रह रहे हैं उन्हीं के कंडक्ट को जज करेंगे। कुछ तो और इसको फर्दर करेंगे कि उसमें से भी उन्हीं, ठीक है, सोसाइटी में सब लोग रह रहे हैं कि लेकिन उसमें भी उन पर्सन्स का कंडक्ट जज करना जिसका अफेक्ट किसी दूसरे पर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो वेट, अभी हम इसका आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अच्छा, अभी अब हम लोग जब सोसाइटी की बात करते हैं, लेट्स इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। इफ इट वर नॉट फॉर हिज सोशल बैकग्राउंड अ ह्यूमन बीइंग वुड नॉट बी अ रियल ह्यूमन बीइंग केपेबल ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्शंस। हम राइट एंड रॉन्ग एक्शंस की जो बात करते हैं वो एक सोसाइटी ने ही क्रिएट करा है, इट्स अ ह्यूमन क्रिएशन, राइट। तो सोसाइटी की जब हम ह्यूमन में राइट और रॉन्ग की बात करते हैं तो वो उसका सोशल बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो जिस सोशल बैकग्राउंड में रह रहा है उस सोशल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम राइट एंड रॉन्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिस्टोटल ने इसको कैसे कहा है कि ही हु इज अनेबल टू लिव इन सोसाइटी और हु हैज नो नीड बिकॉज ही इज सफिशिएंट फॉर हिमसेल्फ मस्ट बी ईदर अ बीस्ट और अ गॉड।
कि हम उसको एथिक्स के उसमें डील ही नहीं करें। जैसे कि रॉबिन क्रूसो का कंडक्ट, वो अकेले एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में अकेले जाके रह रहा है, तो वो उस रेगिस्तान में जो भी करा है उसको हम कह सकते कि अच्छा उसने सही करा या गलत करा। लेकिन जब हम इस बात करें लिमिटेशन की, तो इस व्यू के अकॉर्डिंग हम उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि these terms would obtain their meaning from the social environment in which Crusoe had lived before he found himself in an uninhabited island, and to which there was always a hope that he might return. तो रॉबिन क्रूसो को हम तभी जज कर सकते हैं अगर हम उसके उस बैकग्राउंड को देखें कि अच्छा वो जिस कंट्री से आया है, उस कंट्री में, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, अगेन देखिए, जब मैं ये सब एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ या मैं जो भी बात कर रही हूँ इन वीडियोस में, प्लीज नेवर थिंक ऑफ इट कि मैं किसी चीज पे कुछ हेट वगैरह, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियंस, आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज चॉइसेस। लेकिन कई बार हो जाता है कि एग्जाम्पल देने में हम लोग कई बार स्लिप कर देते हैं, इट मे हर्ट एनीबडी, सो आई एम रियली सॉरी अगर ऐसा फ्यूचर में भी होता है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं होता है। ओके, तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। If we talk about Jains, okay, or if we talk about certain like Brahmins and Jain communities जो है इंडिया में, religious communities, according to them eating non-veg is bad, eating non-veg is wrong. लेकिन अब हम वही बात करें, if we talk about अमेरिका में या फिर क्रिश्चियनिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। अब रॉबिन क्रूसो एक अकेले से रेगिस्तान पे जाके रहा है, करेक्ट। अगर रॉबिन क्रूसो एक क्रिश्चियन होता या वो अमेरिका को बिलोंग करता, अगर वो डेजर्ट में जाकर मीट खा रहा है, तो इट वुड नॉट बी अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज फ्रॉम द सोशल बैकग्राउंड दैट रॉबिन क्रूसो बिलोंग्स टू, देयर ईटिंग नॉनवेज और ईटिंग मीट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। अब उसके एक कॉन्ट्रास्ट में आप देखिए कि एक इंसान दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल राहुल, जो कि एक ब्राह्मण है या एक जैन है, एंड वो एक डेजर्ट में जाके नॉनवेज खाता है, सो दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। भले ही वो अकेला है, पूरे डेजर्ट में कोई भी नहीं है, बट दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो जिस सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, उस सोशल बैकग्राउंड में नॉनवेज खाना गलत है, एंड हमेशा उम्मीद लगी रहती है कि वो वापस उस सोशल बैकग्राउंड में जाएगा। कि क्रूसो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले जिस बैकग्राउंड से आया है, देयर इज ऑलवेज अ होप कि वो वापस रिटर्न करेगा। It may be for some purposes convenient to include in a single normative science the standards by which we judge all human activities, including those that appear to have no effects on other people or relations with them. And it is difficult to think of another name than ethics for such a science. तो ऐसे किसी साइंस के बारे में सोचना या फिर ऐसा कोई अलग से साइंस डेवलप करना जिसमें हम ऐसे कंडक्ट को जज करें जिसका दूसरे के ऊपर कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, so that would be a different thing. Yet common usage would certainly make a social activity like speaking the truth more directly the concern of ethics than a purely private activity with no marked social effects like stamp collecting or a religious activity like fasting. तो ethics में हमारी प्रायोरिटी सच बोलना होगा, क्योंकि उस सच बोलने से अगर किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो if we compare it to other activity जैसे फास्ट करना, उपवास रखना, व्रत रखना, right? Of course such activities do have indirect social effects. फास्टिंग रखने से इनडायरेक्ट सोशल इफेक्ट जरूर होते हैं, क्योंकि जो मैन फास्ट कर रहा है वो अपना फूड किसी विजिटर के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो खाना खा ही नहीं रहा है। तो उसका एक इनडायरेक्ट सोशल इफेक्ट क्या हुआ कि यार वो शेयर कर ही नहीं सकता अपना खाना, किसी भूखे को दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद खाना नहीं खा रहा है, उसने खुद घर पे खाना बनाया ही नहीं है, व्रत है तो वो किसी और के साथ शेयर कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हमारी प्रायोरिटी विल बी द एक्शंस दैट हैव अ मोर डायरेक्ट इफेक्ट। This limitation is one that may have to be given up on a fuller study of ethics, but in the beginning we shall find it an advantage to emphasize the social background of the moral life and to confine the activities judged in ethics to those done with the normal human background of social institutions and social relationships. तो जब हम एथिक्स की एक फुलर स्टडी, डीप स्टडी करते हैं, तब हो सकता है कि हम इन एक्शंस को भी जज करें जिन एक्शंस का डायरेक्ट सोशल इफेक्ट नहीं होता या जो किसी सोसाइटी में रह के इंसान नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जब लोग प्राइमरीली डील कर रहे हैं एथिक्स के साथ, व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद इट, तब वी शुड कन्फाइन टू एथिक्स to judgment of the conduct of human beings living in a society in a normal social background.
ऐसे बहुत सारे सेवरल टर्म्स है जिनको हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, मॉरल, इमोरल, एथिकल, अनएथिकल। हम कहते हैं वी ऑट टू डू दिस, वी शुड डू दिस, वी शुड नॉट डू दिस, वी ऑट नॉट डू दिस, ये हमारी ड्यूटी है। ये सारे टर्म्स का हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। इन टर्म्स में से गुड और बैड तो शायद सबसे ज्यादा कॉमन है। These may be used like millions of times in a day, but they are also the most troublesome. ये सबसे कॉमन है, लेकिन इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सबसे पहली प्लेस में they are used ambiguously in common speech. हम उनको ऐसे ही बोलते थे, यार अच्छी बुरी, अच्छी चप्पल बुरी चप्पल। Now what is अच्छी चप्पल and बुरी चप्पल? What is a good dress? What is a bad dress? Correct. Good is a good fight. What is a bad fight? Okay. In fact, the word good as commonly used merely indicates an attitude of mind in favor of the object or event to which the term good is applied, and nothing more so that almost anything may be termed good if anyone finds himself in favor of its existence even to a very limited degree. हम बोलते हैं यार उसने तो अच्छी खासी चोरी कर ली, अच्छा खासा माल चुरा कर ले गया। So now what is this good haul, good robbery? रॉबरी तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वी आर रेफरिंग टू द अमाउंट कि उसने जो रॉबरी की दैट इज अ बैड थिंग, लेकिन द अमाउंट दैट उसको मिला है दैट वाज अ गुड थिंग ऑन अ स्केल, क्वांटिटी वाइज। तो हम ये गुड एंड बैड का हम लोग कितने आसानी से यूज कर लेते हैं। The ordinary man seems to distinguish such a loose sense of good from a more definitely moral sense, but even about the moral sense there is a great deal of ambiguity. तो हम लोग गुड का ज्यादा कॉमन यूसेज करते हैं, मॉरल का थोड़ा कम करते हैं, लेकिन फिर भी मॉरल सेंस में भी बहुत एम्बिग्यूटी है, बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही हैज़र्ड सी लाइन है। We certainly think of morally good conduct not merely as that towards which men feel a favorable attitude. It is in some sense conduct worthy of arousing such a favorable attitude or conduct that ought to arouse such an attitude. This is sometimes expressed by saying that when we call conduct good, we are approaching it from standpoint of value. जब हम किसी कंडक्ट को, किसी एक्शन को गुड बोलते तो हम उसको वैल्यू के स्टैंड पॉइंट से जज करें कि वो वैल्यू वाइज कितना सही और कितना गलत है। लेकिन श्योरली वैल्यू का भी गुडनेस इतना ही मीनिंग है। हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू क्या है? गुडनेस, अच्छी वैल्यूज, गुड वैल्यूज। It is convenient in ethics to use the words good or bad of an action when we are thinking of an action as leading to consequences which are good or bad in some sense of these very ambiguous terms. For example, consequences will satisfy our desires but the limitation is hardly in accord with common use. तो एथिक्स में जब हम लोग गुड एंड बैड वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी बेटर अगर हम लोग एथिक्स में जब गुड एंड बैड का यूज करें तो वो गुड और बैड हम लोग उसके कॉन्सिक्वेंस से बोले कि अगर उसका कॉन्सिक्वेंस सही था तो वो एक्शन गुड था, वरना वो बैड था। The whole range of the meanings of good will have to be considered when we come to those ethical theories which regard the goodness or rightness of an action as depending upon its power of producing good results. तो यही बात है कि बहुत ज़्यादा ambiguity है कि हम good and bad को कैसे यूज करें। The words right and wrong have no such reference to consequences. They are used of actions that are in some way fitting to their circumstances, as when we say that a person said or did the right thing in an interview. तो गुड और बैड हम लोग में भी कॉन्सिक्वेंसेस पे एक बार के लिए डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन राइट एंड रॉन्ग में हम लोग नहीं कह सकते कि उसका कॉन्सिक्वेंस राइट है या रॉन्ग था। राइट एंड रॉन्ग का यूसेज हम लोग तब करते हैं जब किसी सर्कमस्टेंस में जो काम किया गया है वो फिट कर रहा है। दैट इज व्हेन वी यूज राइट एंड रॉन्ग, कि चाहे उस इंसान ने उस सिचुएशन में अगर सही करा तो वो राइट हो गया, उस सिचुएशन में जो करना चाहिए था वो सिचुएशन में फिट हो गया एक्शन, दैट मीन्स इट वाज राइट और रॉन्ग। The fittingness of a right action often appears to consist in its conformity to some rule, and the view that the moral life is a matter of obeying rules is a very common one. वो एक्शन कितना फिट करता है कॉन्सिक्वेंस में, वो उसके रूल पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर उसका रूल क्या कहता है कि क्या होना चाहिए था। We think of an action as before a judge, and when he has passed his judgment, it is called right. ठीक है, तो अगर एक जज के आगे अगर एक जज ने अपना एक डिसीजन पास कर दिया तो वो एक राइट था, राइट एक्शन था। There are, however, other uses of right than the moral one. We use it commonly in aesthetic judgments,
such as this is the right kind of hat to go with this dress, or this word is just right in this line of the poem. तो अगेन गुड एंड बैड, जैसे हम राइट को भी ऐसे बहुत कॉमनली यूज करते हैं, एस्थेटिक्स के सेंस में यूज करते हैं कि यार ये बिल्कुल सही ड्रेस है, दिस इज द राइट ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, तो हम लोग इस तरीके से भी उसको यूज करते हैं. जरूरी नहीं कि हमेशा हम उसको मॉरल बैकग्राउंड से ही रेफर करें. The word right sometimes suggests that the action referred to is in some way obligatory. The doer or other people feel that he ought to do it. तो जब हम लोग right का यूज करते तो कई बार ऐसा भी लगता है कि right का मतलब कि उस इंसान को वही करना चाहिए था, वो उसका obligation था, वो मैंडेटरीली था कि उसको वही करना चाहिए था. This is not always the case. ऐसा जरूरी नहीं है कि right हमेशा वही एक्शन है जो उस इंसान को करना चाहिए था, ought to do it. No. It is right for a man to feel regret when his mother-in-law leaves his house, but no one would say that he ought to do so if his feelings are not under his control. तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब उसकी मदर इन लॉ, उसकी सासू माँ घर छोड़ के गई है तो एक इंसान को बुरा लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, उसको ऐसा ही नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उस इंसान को वही करना चाहिए था. This sense of obligatoriness is, however, definitely implied in the phrases he ought to do this or it is his duty to do this, and it is one factor which influences the doer in doing or not doing the action. Such a judgment of oughtness or duty is very different from the judgment of goodness. तो oughtness and goodness का दोनों अलग अलग है. He ought to do this is a very different thing, और उसका वो action good था bad था is a very different thing. We might all agree to say that it is good to eat ice cream on a very hot day, but no one would seriously say that we ought to eat ice cream. ठीक है, कोई बोल सकता है कि हाँ अच्छा करा यार, ठंडी में बहुत ही गर्मी हो रही है, गर्मी में आइसक्रीम खा लिया, अच्छा करा, इट मे बी गुड, बट ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ ये सही काम था, बिल्कुल सही करा कि आइसक्रीम खा ली, ही ought to do, उसको ऐसा ही करना चाहिए था. नो, ऐसा नहीं होता. इट इज नॉट ought to eat an ice cream, it may be good to eat an ice cream. Okay. It may be suggested that what distinguishes an action which we ought to do from one that is merely right is that when we ought to do an action, the action is not only right, but there are motives and inclinations in the mind of the doer which would hinder his doing it. जब हम एक्शन को राइट या रॉन्ग कहते हैं तो उसके माइंड में इंक्लिनेशंस होते हैं, मोटिव्स होते हैं कि वो एक्शन को करना चाहिए नहीं. वी कैन से दैट द मलेरिया पेशेंट ought to take his daily dose of quinine because the unpleasant taste of the medicine makes him strongly disinclined to do so. तो उसका अब अगर एक मलेरिया पेशेंट है तो उसे अपनी मेडिसिन रोज लेना चाहिए, he ought to take it, लेकिन उसका इंक्लिनेशन तो उसे नहीं कहेगा क्योंकि उस मेडिसिन का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा उसका इंक्लिनेशन होगा कि यार मैं दवाई ना लूं, बट he ought to take it, that would be the right thing कि वो दवाई ले ले. It is possible for more than one action to be right at the same time. It may be equally right for me to drink coffee or to drink tea at breakfast. It may be equally right for me to study economics or to study history in a university course. हो सकता है कि एक ही समय पर एक ही चीज के लिए दो एक्शन राइट हो मतलब इट मे बी राइट कि मैं चाहे हिस्ट्री पढ़ूं या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूं, दोनों सही चीज है, दोनों राइट है, दोनों सर्कमस्टेंसेस के लिए फिटिंग है. In such cases, we cannot say that I ought to drink coffee or that it is my duty to drink tea or that I ought to study economics or that it is my duty to study history. ऐसे केसेस में जब एक ही टाइम पे दो एक्शंस राइट हो सकते हैं उसमें हम कह नहीं सकते कि यार ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है. नो, इनका ये these phrases imply that there is one and only one action which is right for me at the moment. अगर हम बोलेंगे कि यार this is my duty to study history, इसका मतलब कि एक टाइम पे एक ही चीज राइट है, which is not true. If it is my duty now to study history, then no other action would be right at this moment, so that to study economics would be wrong for me. अगर अभी मेरे लिए हिस्ट्री पढ़ना ज्यादा सही रहेगा तो ऐसे टाइम पर जैसे मान लो कि आपकी कल हिस्ट्री का पेपर है, you ought to study history today, that would be the right thing, क्योंकि कल पेपर है तो आज तो हिस्ट्री पढ़ना would be the right thing. ऐसे केस में one thing is right and one thing is wrong, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में दो चीजें राइट या रॉन्ग एक ही समय पर हो सकती हैं. Of course, in a rather more elaborate way of speaking, I may be able to say that it is my duty to study either history or economics, but this would again imply that to study mathematics, at least on this particular occasion, would be wrong. The words ought and duty certainly apply only to right actions, but they suggest if not imply certain other things about these right actions.
तो ऑट एंड ड्यूटी जो है वो राइट एक्शंस को ही सजेस्ट करता है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो और चीजें क्या होती है कि दैट दे आर ऑब्लिगेटरी ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट देयर आर टेंडेंसीज इन द माइंड ऑफ द डूअर मेकिंग हिम डिसइंक्लाइंड टू डू देम, दैट वन एंड ओनली वन एक्शन इज राइट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो ये ऑट एंड ड्यूटी का ये 3 होता है कि हम इसको राइट बोल सकते हैं। While these appear to be the distinctions in common speech, in the use of ethical terms, it is to be remembered that there may be a difference of emphasis or even meaning in the use of such terms by different persons. Again, अलग people अलग तरीके से इनको use कर सकते हैं। Kant जैसे कह सकते हैं कि he may feel a sense of awe in the presence of the statement that a certain action is a man's duty or that he ought to do it, but the moral judgment may arouse no such feeling in other man. मैं कहूँ कि यार ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ये करूँ, तो फॉर कांट में से यार इट फील्स इन मी अ सेंस ऑफ प्राइड कि दिस वाज माय ड्यूटी। लेकिन हो सकता है कि अगर कोई मॉरल पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो वो उसको और की तरीके से ना देखे कि ओ वाओ अ सेंस ऑफ प्राइड दैट इट इज माय ड्यूटी, वो जस्ट बोलेगा कि इट इज माय मॉरल ड्यूटी टू डू सो। The business of the student of ethics is to try to reach meanings which will be generally accepted by educated people, and also to limit these meanings so that the terms will be free from ambiguity and our use of them free from inconsistency. हमें इन वर्ड्स के यूज को लिमिट करना था कि ऐसे ही इसको कोई भी किसी भी टाइम पर यूज ना कर ले। Yet we are not likely to attain this in ethics. For ethical terms, unlike the technical terms of the sciences, are words in common use of men's lips and are liable to constant change in emphasis and meaning. फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको लिमिट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी साइंसेस कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन में एथिक्स में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो और ज़्यादा कॉमनली एक इंसान डेली यूसेज में, डेली लाइफ में यूज करता है, इसीलिए उसको लिमिट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम होगा। सो विद दिस हमने द प्रोविजनल डेफिनेशन पहली चीज वी हैव कंप्लीटेड। नाउ जस्ट बी रेडी फॉर पार्ट 2। थैंक यू for watching. Keep watching, share, like, comment any doubt. I reply to each and every comment, and if there is any doubt, anything जो आपको लगता है कि मुझे change करना चाहिए पढ़ाने के तरीके में, please let me know. Thank you so much.